गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब बात करने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गॉस लॉ समझने से पहले दो टॉपिक को अच्छे से आपको समझना होगा। पहला एरिया वेक्टर और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दो टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सब शुरू करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है और जब आप इसको वेक्टर बोल रहे हैं इसका मतलब आप इसमें डायरेक्शन जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई एरिया आप कंसीडर करें, ये एक एरिया S है, तो अभी ये स्केलर है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आपको अगर बोलना है तब आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक डायरेक्शन देना होगा। कौन सा डायरेक्शन? इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर। हो सकता है बाहर की ओर, ये हो सकता है अंदर की ओर। हम सब बाहर की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। तो बाहर की ओर हवा में तो बना नहीं सकते वो, आप इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है वो स्मॉल पॉइंट पर हो रहा है, स्मॉल एरिया पर हो रहा है। स्मॉल एरिया आप क्या कंसिडर करते हैं? ds, ठीक है। तो ds अभी स्केलर है, इस पर अगर यूनिट वेक्टर n कैप को आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाता है ds वेक्टर, और यही ds वेक्टर है एरिया वेक्टर, जिसका डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन इज अलोंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। आपके लिए क्या होगा? वो पेज होगा, आपके लिए पेज होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, पेज या फिर सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है सरफेस एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर क्लियर हो गया। एरिया जो कि स्केलर है उस पर अगर आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं तो उसका एक पॉइंट एरिया वेक्टर कहलाता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी एरिया से कितना पर सेकेंड या पर मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया पर पास कर रहा है, मतलब किसी भी एरिया पर कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसका लेंथ भी 1 मीटर और ब्रेथ भी 1 मीटर हो, तब यूनिट एरिया हो जाएगा। ये आप एक स्क्वायर जो कि एरिया है S से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई से डिनोट किया जाता है, फाई इज इक्वल्स टू ES, दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसके वेक्टर में लिखेंगे तो इसको थोड़े अलग तरीके से लिखेंगे। इसमें cos थीटा आ जाएगा और ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम सब इसका SI यूनिट
SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट क्या होगा? ये होगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और ये क्या हो जाता? एरिया का मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये होगा। दूसरा यूनिट क्या हो सकता था? न्यूटन मीटर हो जाता है जूल, ठीक है। सो जूल, और एक बचता मीटर पर कूलम, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, यानी फोर्स का MLT -2 कूलम AT इंटू मीटर स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा M, ठीक है, ये हो जाएगा L3, ये हो जाएगा A इनवर्स, और ये हो जाएगा T-3 ML3 A इनवर्स T-3। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कांस्टेंट वैल्यू। अगर एरिया आपको कांस्टेंट दिया हुआ हो और उस पर फील्ड लाइन पास कर रहा हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, कितना फील्ड लाइन यूनिट एरिया से पास कर रहा है, ये हो गया आपका फिक्स वैल्यू। क्या हो अगर आपको फील्ड लाइन वेरी करे पॉइंट टू पॉइंट, या फिर उस केस में क्या हो जाएगा? फ्लक्स भी वेरी करेगा। तो अब हम सब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक सरफेस एरिया आपको गिवन है, इसका एक छोटा सा पॉइंट, ये सरफेस एरिया, ठीक है, आपका S है, और ये आपका छोटा सा पॉइंट जो होगा वो आपका DS वेक्टर होगा, जो परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर है, DS वेक्टर, ठीक है। DS वेक्टर आपका होता है कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर, ठीक है। और फील्ड लाइन इससे पास कर रहे हैं, बहुत सारे फील्ड लाइन हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर अलग अलग होगा। इस पॉइंट के लिए हम सब अगर लेते तो एरिया वेक्टर यहाँ इसके परपेंडिकुलर होता, ठीक है। पर हम सब इसको लेंगे, यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके साथ एरिया वेक्टर का एंगल थीटा है। तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि स्मॉल एरिया की वजह से ले रहे हैं, तो आप इसको डिनोट करेंगे d फाई, और ये आपका आ जाएगा E डॉट ds वेक्टर, ठीक है। ये कैसे आया वो हम सब समझते हैं। आप इसको एक ट्रायंगल की तरह समझते हैं, ठीक है, इसको एक ट्रायंगल की तरह समझते हैं। तो ये हो गया थीटा, यहाँ आप सब परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आपका ds है, ठीक है, ये बेस है। तो बेस हमेशा क्या होता है? वो कोस थीटा से डिफाइन होता है। यहाँ हम सब लेते कोस थीटा, ये आपका बेस है। कोस थीटा क्या होता है? B/h। सो B क्या हो जाता है? h cos थीटा। मतलब यहाँ B के जगह में हम सब क्या लिखते हैं? h cos थीटा, h cos थीटा। h क्या है? ds, और ये cos थीटा, ठीक है। और ds cos थीटा ये हो गया आपका, मतलब ये लाइन आपका हो गया ds cos थीटा, ठीक है। तो फ्लक्स आप क्या लेते? फ्लक्स आप लेते स्मॉल के लिए क्या लेते? d फाई, क्या बोलते? E के एलोंग में है, और ये है, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। सो ये ds cos थीटा इतना क्या चीज है? एरिया वेक्टर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यही आप बोलते हैं फाई इक्वल्स टू क्या? फाई इक्वल्स टू क्या था? फाई इक्वल्स टू E इंटू एस था, ठीक है। तो E के जगह में तो E है, S के जगह में आप क्या लिखे? ds cos थीटा। कहाँ से आया? स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए इसका प्रोजेक्शन यहाँ हुआ, ठीक है। सो ds cos थीटा इक्वल्स टू E। सो इसको आप क्या लिख सकते थे? E ds cos थीटा, ठीक है, और ये आप E डॉट ds लिख सकते थे।
क्योंकि ए बी कोस थीटा आपका क्या होता है, ए डॉट बी होता है। सो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है, क्वांटिटी कैसा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, हालांकि ये डील करता है वेक्टर फील्ड के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर है, पर ये खुद में फ्लक्स जो है वो स्केलर है। क्यों? क्योंकि इसका अपना ये वेक्टर यूज नहीं हो रहा है, ये तो कंपोनेंट यूज हो रहा है। जहां भी कंपोनेंट यूज होता है तो वो स्केलर होता है। वर्क में भी यही होता है, वर्क में भी कंपोनेंट यूज होता है, एफ एस कॉस थीटा। और दूसरी बात, जहां पर डॉट आ जाए वो स्केलर होता है। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो गया स्मॉल एरिया के लिए, ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए हो गया। अगर पूरा एरिया के लिए निकालना होता तो आप लिखते डी फाई इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करते बोथ साइड, ई डी एस, ठीक है। सो ये आपको मिलता फाई और इधर हो जाता ई डी एस ओवर सरफेस एस। क्लोज सरफेस के लिए निकालते तो क्लोज सरफेस के लिए, अगर ये क्लोज सरफेस होता तो इसको आप क्लोज इंटीग्रल से डिनोट करते, ई डी एस। ये आप क्लियर हो चुका है। स्पेशल केस इसका पहला, स्पेशल केस 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा 0 हो जाए, ये इक्वेशन हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। ये आपके पास फ्लक्स का सिर्फ 2 ही इक्वेशन आपको याद रखना है। कौन सा? एक तो हो गया और दूसरा हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, डी फाई के लिए, ठीक है, फाई के लिए ई एस कॉस थीटा। जब थीटा 0 डिग्री हो जाए तो इस इक्वेशन से फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा ई एस कोस 0, कोस 0 होता है 1, सो फाई का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा ई एस। अब ऐसा कैसे हो गया? थीटा 0 होने के लिए क्या हो जाएगा? ये जो फील्ड लाइन आप देख रहे हैं, ये जो एरिया वेक्टर जो देख रहे हैं, वो टर्न कर जाएगा इसके अलोंग, तो एंगल हो जाएगा 0। तो फिगर आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये पूरा है, ये आपका एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds ये हो गया, और इसी के अलोंग में पहले से तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही, तो क्या होगा? मैक्सिमम फील्ड लाइन इस केस में पास करेगा, मैक्सिमम पास करेगा, तो ये आपका इसीलिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू है। दूसरा स्पेशल केस लेते हैं, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 90 हो जाता है 0, फाई हो जाएगा 0, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो आखिर हुआ कैसे? ये 90 में 0 कैसे हो जाए, इसको फील कैसे करेंगे? तो उसमें क्या करना है, ये जो एरिया आप ले रहे हैं वो टर्न कर जाएगा ऊपर, ठीक है, इस केस की तरह। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, इसको समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। अब एरिया ऊपर है, अब फील्ड पास कर रहा है इधर, उससे कोई भी फील्ड लाइन पास कर ही नहीं रहा है। आपका ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये एरिया वेक्टर ds वेक्टर, ठीक है, और ये पूरा क्लोज फिगर है आपका, इससे आपको एक भी लाइन पास नहीं करेगा, ठीक है, पास नहीं करेगा तो कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। एंगल आपका यहाँ 90 डिग्री। सो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री पर मिनिमम हो जाता है फ्लक्स, और 0 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है। यहां एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.1 मीटर हेल्ड पैरेलल टू XY प्लेन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 3I + 2J × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द रीजन, ठीक है, इन दैट रीजन, इन द रीजन, ठीक है। तो यहाँ एरिया जो आपको दिया है, स्क्वायर दिया है, उसका साइड दिया है 0.1 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो 0.1 मीटर का स्क्वायर मीन्स ये हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर। और कौन से, अभी ये एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, एरिया है, सॉरी, ये आपका ds है, मान लीजिए आपका ds वेक्टर नहीं है, ds कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर, इसको बनाना है ds वेक्टर। सो ds वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.01 मीटर स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n कैप से। वो n कैप कौन सा होगा, n कैप हो सकता है i j k, n कैप हो सकता है यूनिट वेक्टर, क्या हो सकता है i j k, ठीक है। इसके लिए आपको पहले क्या बताया गया था, x एक्सिस के साथ i वेक्टर, y एक्सिस के साथ j वेक्टर और z एक्सिस के साथ k वेक्टर या k कैप, i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है ना। वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पैरेलल रखा गया है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में पैरेलल रखा गया है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में पैरेलल रखा गया है। तो उसका फील्ड वेक्टर किधर होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर किधर होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर। अब वो परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन हो गया, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई देगा तो जेड होगा, ठीक है, तीसरा होगा, पहला दोनों दिया हो तो कोई तीसरा होगा। तो एक्स वाई यहाँ दिया है, एक्स वाई के पैरेलल रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर यानी जेड में, यानी के कैप से यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एन के जगह में आप क्या के कैप मल्टीप्लाई करेंगे। यही जेड यही x z के पैरेलल बोला गया होता तो आप z वेक्टर से मल्टीप्लाई करते, y j के पैरेलल बोला गया होता तो i वेक्टर i कैप से मल्टीप्लाई करते। सो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E आपको क्या गिवन है, 3I प्लस 2J इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको निकालना है फ्लक्स, सो E डॉट ds, ठीक है। E का वैल्यू 3I प्लस 2J इंटू 10⁴ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ds क्या हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर विथ k कैप। सो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है सेम मल्टीप्लाई होता है तब आंसर 1 होता है, क्योंकि i डॉट i में 0 डिग्री cos 0 1 होता है, z डॉट j 1, k डॉट k 1, इसके अलावा अपोजिट मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाता है। तो ये k है, k के साथ i 0, k के साथ j 0, सो फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी कोई भी एरिया जो पैरेलल रखा हो, ठीक है, उस पर फ्लक्स आपका पैरेलली अगर पास कर रहा है तो कोई उसके अंदर से पास नहीं करेगा। ये 2D में बनाया जा रहा है, लेकिन इसको 3D में आप समझे, इस बोर्ड में अगर फ्लक्स ऐसे पास करे, ये बोर्ड को एरिया आप कंसिडर करें, फ्लक्स ऐसे पास करे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करे, तो कोई भी फ्लक्स इसके अंदर तो पास नहीं कर रहा है। अब हम सब गॉस लॉ के बारे में समझेंगे। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डील करता है। किसी भी सरफेस जो क्लोज सरफेस हो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। सबसे पहले हम सब इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि गॉस लॉ क्या है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज सरफेस क्या होता है, हर एक वो क्लोज फिगर, ठीक है ना, जो क्लोज हो, हर एक ऑब्जेक्ट जो क्लोज हो, हर एक वो सरफेस जो क्लोज हो, क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, Q, ठीक है।
मतलब उस सरफेस पर टोटल चार्ज अगर Q है, उस पर टोटल चार्ज अगर Q है किसी भी क्लोज सरफेस पर, तो इस पर जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। आप इसको फाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, E ds इज इक्वल्स टू, ये आपका क्लोज फिगर के लिए, ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते थे। और मैक्सिमम के लिए ये Q मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, E ds cos थीटा 1 Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते थे। ये सब हम सब स्पेशल केस में देखेंगे। सबसे पहले भी गॉस लॉ के कुछ और इम्पोर्टेंस के बारे में हम सब देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, पहला, गॉस लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रिलेशन देता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में भी रिलेशन बताता है, फ्लक्स और चार्ज के बीच में भी, ठीक है, फ्लक्स एंड चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। दूसरा, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है, जो कि क्लोज सरफेस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो स्फेयर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, ठीक है। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्लोज्ड सरफेस। क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हम सब प्रूव करेंगे। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर रेस्ट एज वेल एज चार्ज एट मोशन। चार्ज जब या तो रेस्ट में हो या तो मोशन में, दोनों के लिए वैलिड है। अभी हम सब प्रूव में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि वो आपको प्रूव करने में आसानी होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसानी होगी। हालांकि सभी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए गॉस लॉ वैलिड है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज टेकन due to mathematical simplicity of calculation। अभी हम सब स्फेयर में, जो कि एक क्लोज सरफेस है, उससे गॉस लॉ को प्रूव करेंगे। गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए आपको कंसिडर करना है एक गॉसियन सरफेस या फिर क्लोज सरफेस। वो आपका यहाँ स्फेयर लिया जा रहा है, क्योंकि प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। और भी क्लोज फिगर क्यूब लेकर भी इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, जिसके सेंटर पर चार्ज है Q, ओरिजिन है ये, यहाँ से डिस्टेंस रेडियस आपका R है। एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर, यहाँ एरिया होगा, स्फेयर है तो ये एक एरिया होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो ये आपका हो गया ds। इसका टोटल का एरिया s होगा, तो स्मॉल एरिया ds। यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, जो आप E से डिनोट करेंगे, और n कैप यूनिट वेक्टर आप डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए लेते हैं, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अ चार्ज Q is placed
एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर, और इस स्फेयर क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है ना। इस सरफेस को कहेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। स्फेयर ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है। एरिया वेक्टर ds along the direction of electric field perpendicular to the area, ये पहले से आपको पता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर विच इज q एट ए डिस्टेंस r एट अ डिस्टेंस r, कहां पर? सरफेस पर। r मतलब सरफेस, स्फेयर के सरफेस यानी गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस पर। क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है, इसको हम सब वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो आप लिखते E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और ये आप लिखते यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन बताने के लिए। सो ये आपका हो जाता। अब नेट फ्लक्स आप कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स नेट नहीं सॉरी फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया। फ्लक्स डी फाई, मतलब स्मॉल के लिए डी फाई होगा, थ्रू स्मॉल एरिया ds क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल्स टू क्या होता? E डॉट ds वेक्टर, ठीक है। सो डी फाई आपका क्या हो जाता है? E आपने कैलकुलेट किया यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और ये r कैप, और ये आपका ds वेक्टर। अब इसको सॉल्व करना है, ये इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह है r डॉट ds वेक्टर, ठीक है। r डॉट ds को आप लिख सकते थे r डॉट ds वेक्टर की जगह में आप क्या लिख सकते थे? n कैप इंटू ds, ठीक है। ds कैसे बना है? ds वेक्टर कैसे बना है? n कैप इंटू ds से बना है, ठीक है। सो r कैप डॉट ds वेक्टर के जगह में आपको मिल जाता r डॉट n कैप, और ये ds अलग, ठीक है। अब ये a डॉट b क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड a b cos थीटा, मतलब एंगल। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। सो ये यहाँ cos 0, ये आपका इतना सॉल्व, और ये ds, ठीक है। सो r का मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, यूनिटी, ठीक है। डेफिनेशन में भी आपको दिया जाता है द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सो ये 1 और ये 1, cos 0 भी 1, और ये बचा ds। सो r डॉट ds वेक्टर की जगह में हम सब सिर्फ लिखेंगे ds। सो डी फाई हम सबको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ ds। ये स्मॉल एरिया के वजह से स्मॉल सा फ्लक्स है। टोटल एरिया में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड। सो फ्लक्स थ्रू इंटायर सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
छोटा सा पार्ट पता हो तो बोथ साइड इंटीग्रेट करके क्या करते हैं हम सब, उसका बड़ा पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर ds। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है और डिस्टेंस सभी जगह कांस्टेंट होगा स्फीयर का। आर स्क्वायर ये बाहर, आपका ये बचेगा ds। तो ds को जब आप सॉल्व करते तो ds आपको क्या मिलता, ds आपको मिलता, ds को जब आप इंटीग्रेट करते तो वो मिलता टोटल सरफेस एरिया। किसी भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो r क्या है, स्मॉल r, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। सो ds नहीं होगा यहाँ d फाई इंटीग्रेट होने से क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फाई। और इधर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर, और ये ds के जगह में ये मिला हम सबको 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। सो फाई इक्वल्स टू मिला टोटल चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूव्ड हो गया, आपका गॉस लॉ प्रूव्ड हो गया। अब हम सब इसके स्पेशल केस को देखेंगे, गॉस लॉ के स्पेशल केस को देखेंगे। स्पेशल केस बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था क्लोज सरफेस चार्ज। अगर सेंटर पर Q है यानी प्लस Q है तब ये बाहर की ओर था, ठीक है। यही जब हम सब माइनस Q लेते, माइनस Q, ठीक है, तो ये डायरेक्शन किधर होता, अंदर की ओर, फ्लक्स अंदर की ओर। तो यहाँ फ्लक्स क्या हो जाता, माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। दूसरा है, ये पहला केस था, दूसरा केस है इफ टोटल चार्ज इज जीरो। क्यों मतलब टोटल चार्ज अगर जीरो हो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी हमारा हो जाएगा जीरो, क्योंकि चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं होगा। दूसरा, इफ यहां लिखे गॉसियन सरफेस contain two equal and opposite charge, मतलब सरफेस के अंदर हो सकता है एक प्लस Q हो और एक माइनस Q हो, तब क्या होगा, तब भी हमारा टोटल चार्ज तो प्लस Q माइनस Q जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जीरो होने के लिए चार्ज जीरो हो गया, टोटल चार्ज जीरो होगा तभी फ्लक्स जीरो होगा, या फिर डाइपोल के केस में भी जीरो हो जाएगा। ये क्या है, दो चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो, मतलब ये डाइपोल का केस है। डाइपोल के लिए भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है उस क्लोज सरफेस पर बहुत सारे चार्ज हो, क्लोज सरफेस पर बहुत सारे चार्ज हो, Q1, Q2, Q3 इस तरह से चार्ज हो, तो टोटल चार्ज हम सब Q क्या लेंगे, समेशन ऑफ I टाइम तक है मान लीजिए, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन नॉट, और Q के जगह में क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, अलग अलग चार्ज। यहाँ I का वैल्यू कितना वेरी करेगा, I का वैल्यू 1 to n वेरी करेगा। कितना चार्ज है यहाँ, n तक चार्ज है, Q n तक चार्ज है। नेक्स्ट है
4th या 5th पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is independent on shape और size of closed surface। क्लोज सरफेस के शेप साइज से इंडिपेंडेंट होता है। कैसे इंडिपेंडेंट होता है? हम सब ने स्फीयर में कैलकुलेट किया, ठीक है। चार्ज क्यू था, रेडियस आर था, तो क्या फाई जो कैलकुलेट किया गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आया। यहाँ कहीं भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा था क्या फर्क पड़ता है अगर रेडियस छोटा हो या रेडियस बड़ा हो? रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसी तरह कोई भी सरफेस के लिए, चाहे वो इतना बड़ा क्यूब हो या फिर इससे भी बड़ा क्यूब हो, तो शेप साइज से फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। फ्लक्स का लेना देना डायरेक्टली चार्ज से है, ठीक है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स भी उतना ज़्यादा होगा। अब हम सब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। क्या हम सब गॉस लॉ यूज करके कूलम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं? एकदम सेम चलेंगे डेरिवेशन, सारा कुछ सेम होगा। गॉसियन सरफेस जिसके सेंटर पर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज, क्योंकि कूलम फोर्स निकालना है तो दो चार्ज यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, Q2, और ये आपका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है। ये आपका यूनिट वेक्टर n कैप, ये r डिस्टेंस r वेक्टर दोनों के बीच में, ठीक है। ये एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये ds वेक्टर। इस केस में कूलम्स लॉ आप निकालना है तो सबसे पहले आप सब क्या करते हैं? गॉस लॉ निकालते हैं। गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ में हम सब क्या लिखते हैं? फाई इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? ई डी एस कॉस थीटा या ई डॉट डी एस, ठीक है। और पूरे के लिए इंटीग्रल करते हैं यूज, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है? हमारा चार्ज हमारा सेंटर पर लेते हैं तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इस पर अभी क्या हो जाता? इसको नहीं लेते हम सब, ये दोनों को लेकर चलते हैं। सो ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस, ई और डी एस का डायरेक्शन एक ही है तो कॉस 0 डिग्री विच इज 1, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई क्योंकि यहाँ पर सभी जगह कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, सो आपका ई बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा डी एस, कोस तो हो गया 1, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई और ये बचा डी एस, ये हो गया Q1 एप्सिलॉन नॉट। डी एस का वैल्यू क्या होगा? डी एस हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलता S, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। S मतलब सरफेस एरिया, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाता? Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते थे ऐसे, इसको आप लिख सकते थे E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इज इक्वल्स टू Q2 E करेगा, ठीक है। सो Q2 E कितना है? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q1 r स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यही है आपका कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ कैन बी डिराइव्ड यूजिंग गॉस लॉ। इसी तरह इसका उल्टा भी हम सब डिराइव कर सकते हैं। गॉस लॉ को डिराइव कर सकते हैं कूलम्स लॉ से। सो दोनों जो लॉ है कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों का, ठीक है। बोथ लॉ
बोथ लॉज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों को हम दोनों से डिराइव कर सकते हैं।